हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी प्रमुख हेडलाइंस हैं जो हमारे लिए पढ़ने योग्य हो सकती हैं, डिस्कस करने योग्य हो सकती हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अगर किसी ने आपको चैलेंज किया है तो जाहिर सी बात है आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उसको जीतने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी तत्परता दिखाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जॉब पाना आपके लिए एक चैलेंज है। जो हो सके आपके घर वाले आपको देते हों, आपके दोस्त देते हों, आपके रिश्तेदार देते हों, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को चेंज करिए, अपने अंदर चेंज लाइए, पढ़ाई को लेकर तत्पर होइए और फिर देखिए वो चेंज आपको सफलता की ओर निश्चित तौर पर ले जाएगा। अगर आपने अपने अंदर जो चेंजमेंट लाया है वो सही दिशा में है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है, राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का हक। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा वंचित तक लाभ पहुंचने के लिए यह जरूरी। दूसरी न्यूज़ है, जीएसटी कंपनसेशन पर राज्यों के समक्ष 2 विकल्प चुनने के लिए राज्यों को मिला 7 दिन का समय। दोनों विकल्प के तहत राज्यों को बाजार से लेनी होगी उधारी। तीसरा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पूरे हिंद क्षेत्र के लिए अहम। ये स्टेटमेंट दिया है सीडीएस विपिन रावत द्वारा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का हक। सबसे जरूरतमंद तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की नई राह खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कोटे में कोटा का सही ठहराया है। पीठ का कहना है कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को SC/ST श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार आरक्षित श्रेणी में उपवर्ग बना सकती है। 2004 में ईसी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों की एक पीठ ने इससे विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि SC/ST में उपवर्गीकरण का राज्यों को अधिकार नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि समान क्षमता वाले 2 पीठ के विपरीत फैसलों को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश से मामलों को 7 जजों या उससे बड़ी पीठ के समक्ष विचार के लिए लगाने का आग्रह करते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, MR शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 78 पेज के विस्तृत फैसले में कहा है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सामाजिक बदलाव के संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज़ है, जीएसटी कंपनसेशन पर राज्यों के समक्ष 2 विकल्प। जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में उम्मीद थी कि राज्यों के कंपनसेशन को लेकर कोई अंतिम फैसला हो सकेगा। इसके विपरीत इस मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच रार बढ़ गई है। कोविड की वजह से केंद्र व राज्यों का राजस्व संग्रह काफ़ी कम हो गया है। सरकार की गणना कहती है कि जीएसटी संग्रह घटने से चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 2.35 लाख करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति करने की जरूरत होगी। इसके विपरीत जो भरपाई के लिए केंद्र का सुझाव है कि राज्य आरबीआई से या आरबीआई के जरिए बाजार से उधारी ले, यानी केंद्र अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा शासित राज्य भी बहुत संतुष्ट नहीं दिखे। नेक्स्ट है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पूरे हिंद क्षेत्र के लिए अहम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही निर्मित करने के फैसले के बाद ऐसी दूसरी सूची पर भी काम शुरू हो गया है। आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली अगली सूची में ज़्यादा आधुनिक रक्षा उपकरण शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकेत देते हुए राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इससे जहां भारत की शक्ति बढ़ेगी, देश में उद्योग और रोजगार बढ़ेगा।
वहीं पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी और पड़ोसी देशों को रक्षा उपकरण प्रदाता के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह बयान अहम है। उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद बनाने के लिए आयोजित आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग का विस्तार जैसी पहली वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश में 100 साल से भी ज़्यादा समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इकोसिस्टम था, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो है चीन ने दागी विमान वाहक पोत को नष्ट करने वाली मिसाइल। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2 मिसाइलें दागी हैं। चीनी सेना ने जिन 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है उनमें एक कैरियर किलर बताई जा रही है जो विमान वाहक पोत को नष्ट करने में सक्षम है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मिसाइल अमेरिकी विमान वाहक पोतों पर हमले के इरादे से विकसित की गई हैं। अमेरिका ने गत माह दक्षिण चीन सागर में अपने एक विमान वाहक पोत बेड़े के साथ सैन्य अभ्यास किया था। हांगकांग के चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने चीन सेना के सूत्रों के हवाले से गुरुवार को अपनी खबर में बताया कि DF-26B और DF-21D मिसाइलों को बुधवार को दक्षिणी हैनान प्रांत और पार्सल द्वीप समूह के बीच वाले इलाके में दागा गया। ये परीक्षण चीन के उस दावे के बाद किए गए जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका टोही विमान U-2 ने प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश किया था। इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि कर्ज बांटने में कोताही नहीं करें बैंक, ये स्टेटमेंट दिया है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। और दूसरी न्यूज़ है रियल टाइम में मिलेगी उद्योग जगत को भूमि उपलब्धता की जानकारी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से स्पष्ट कहा है कि कर्ज देने में जरूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतना बैंकिंग सेक्टर के लिए घातक हो सकता है। बैंक ग्राहकों के समक्ष बेवजह अड़चन पैदा न करें। दास के मुताबिक अभी हालात अनिश्चित जरूर हैं, लेकिन गवर्नेंस में सुधार और उम्मीदों वाले सेक्टरों की पहचान के साथ सोच समझकर फैसला करते हुए कर्ज बांटने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए दास ने सभी को सेक्टर की मजबूती के प्रति आश्वस्त कराया और यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक के तौर पर RBI उन्हें हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। वहीं नीतिगत ब्याज दरों को और सस्ता करने के बारे में दास ने कहा कि इकोनॉमी को संभालने के RBI के सारे विकल्प अभी खत्म नहीं हुए हैं। RBI गवर्नर ने बैंकों को यह नसीहत तब दी जब कोविड-19 महामारी के बाद अनिश्चितता का माहौल है और बैंकों ने ग्राहकों को कर्ज देने में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है निवेशकों को 6 राज्यों में भूमि उपलब्धता की रियल टाइम यानी तत्काल जानकारी मिल जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली की गुरुवार को शुरुआत की। यह प्रणाली निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की रियल टाइम जानकारी मुहैया कराएगी। फिलहाल इससे 6 राज्य जुड़े हैं। गोयल ने प्रणाली की शुरुआत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि दिसंबर 2020 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रणाली से जुड़ जाएंगे। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा हल करना होगा तकनीकी संप्रभुता का सवाल। हम अपने सोशल मीडिया मंच विकसित कर न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि वैश्विक कंपनियों को जवाबदेह बनाने में भी सफल हो सकते हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट जयजीत भट्टाचार्य द्वारा। दूसरा आर्टिकल है नए भारत की नींव बनेगी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि शिक्षा का आधार भारतीयता पर टिका हो और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो।
इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा आरक्षण की विसंगतियां। जो आरक्षण की विसंगतियां अभी तक चली आ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी उसमें पूरी तरीके से सफलता नहीं पाई जा सकी है। उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। बीते दिनों अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा फेसबुक और देश में सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के बीच कथित मिलीभगत को लेकर छपी एक रिपोर्ट ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। इससे विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि भाजपा नेताओं की गलतियों पर फेसबुक जानबूझकर पर्दा डालती है ताकि उसका कारोबार सही सलामत रहे। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो इस मामले में फेसबुक को तलब करने तक की मांग रखी। वक्त के साथ यह मामला सुर्खियों से गायब होता दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ हमारे समक्ष कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया माध्यम पर पहले भी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे आरोपों पर यह दिग्गज कंपनी अपनी तरफ से कदम उठाकर उनका निराकरण करने का दावा भी करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोशल मीडिया बाजार में फेसबुक निर्बाध बादशाह है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल भी भारतीय मीडिया बाजार में पैठ बनाने की रणनीति में जुटा है। बेशक फेसबुक जैसी कंपनियां किसी सरकारी समर्थन की मोहताज नहीं है, लेकिन किसी देश में सुगम परिचालन और अपेक्षित कारोबारी विस्तार के लिए वे सत्तारूढ़ दल या सरकार की खुशामद के में पीछे नहीं रहती। हमें गूगल, फेसबुक समूह और ट्विटर जैसे माध्यमों की नकेल कसनी होगी कि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल देकर अपनी मनमानी न कर सके। क्या यह संभव है? वास्तव में ये माध्यम आज किसी भी देश की सरकार से कहीं अधिक ताकतवर मालूम पड़ते हैं, जो दुनिया भर के लोगों का मानस बनाते हैं। अरब की जैमसिन क्रांति से लेकर अमेरिकी चुनाव में दखल तक की जाने तक न जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं जो इन मंचों की महत्ता और अहमियत को रेखांकित करती हैं। ये कंपनियां अपने तकनीकी एकाधिकार से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं और सरकारें भी इनके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाने के मामले में लाचार सी दिखती हैं। वास्तव में आज हम न केवल अभिव्यक्ति, सूचना और मनोरंजन बल्कि आजीविका के लिए भी इन माध्यमों पर निर्भर हो गए हैं। सोशल मीडिया कंपनियों ने दुनिया को तकनीकी रूप से खुद पर निर्भर बनाकर अपना दास सा बना लिया है और वास्तव में तकनीकी संप्रभुता उनके पास है। इस डिजिटल उपनिवेशवाद से कैसे बाहर निकला जा सकता है यह एक अलग विषय हो सकता है। फिर भी इस दिशा में उठाए गए कुछ हालिया कदम जरूर एक उम्मीद जगाते हैं। जैसे बीते दिनों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनके भारतीय संस्करण सामने आए हैं, जिन्हें पहले अपनी पहुंच बनाने का उतना बढ़िया अवसर नहीं मिल पा रहा था। साफ है कि अगर हम पहल करें तो सफल अवश्य हो सकते हैं। इसी तरह हम अपने सोशल मीडिया मंच भी विकसित कर सकते हैं। कम से कम इस मामले में तो चीन से कुछ सीख ली जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है नए भारत की नींव बनेगी नई शिक्षा नीति। 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए मेरे सामने देश की शिक्षा नीति का स्वरूप जाने अनजाने साकार होता दिखाई देने लगा। आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री का उत्तरदायित्व संभालने के उपरांत सर्वप्रथम जिस मुख्य विषय से मेरा साक्षात्कार हुआ वह 34 वर्षों से लंबित शिक्षा नीति का ड्राफ्ट ही था। मुझे बिना किसी विलंब के देश के समक्ष लाना था। पिछले 3 दशकों में देश और दुनिया के में अनेकों एक परिवर्तन हुए। देश वैश्वीकरण, उदारीकरण और आर्थिक विस्तार के दौर से गुजरा, परंतु नई शिक्षा नीति का आगाज नहीं हुआ। देश बदला, दुनिया बदली, समाज और उद्योग की जरूरतें भी बदली, किंतु शिक्षा जगत में कोई क्रांतिकारी मोड़ नहीं आया और 1986 की शिक्षा नीति अप्रासंगिक नजर आने लगी। पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपना विजन सभी कैबिनेट सहयोगियों के समक्ष रखा तो मुझे उन सब विषयों के केंद्र में नए दौर की नई शिक्षा नीति की भूमिका का आभास हुआ। साथ ही एक ऐसी जिम्मेदारी का एहसास हुआ जिसे तय सीमा के अंदर पूरा करना एक प्राथमिकता थी। इस पर गौरव का एहसास होता है कि अब मात्र एक ड्राफ्ट नहीं अपितु स्वर्णिम भारत की बुनियाद के रूप में देश की जनता के बीच मौजूदा एक नीति है।
21वीं सदी ज्ञान की सदी है। नालंदा एवं तक्षशिला के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारा राष्ट्र पुनः एक ज्ञान शक्ति का उत्कृष्ट केंद्र बने, इसके लिए शिक्षा नीति के स्वरूप को समकालिक बनाने का प्रयास किया गया। साक्षरता के साथ कौशल का समावेश करने का प्रावधान कक्षा 6 से ही किया गया है। गांधी जी का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। इसी विचार से समाहित करते हुए 3 भाषा का फार्मूला दिया गया। छात्र कोई भी भाषा चुन सके, इसके लिए विकल्प खुले रखे गए हैं। कोई भाषा न थोपी जाए, इसके लिए भी सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा केवल शिक्षित ही नहीं करती, अपितु राष्ट्र का निर्माण भी करती है। वह ऐसे चरित्र का निर्माण करती है जो जीवन मूल्यों पर टिका हो, देश को समर्पित हो और मानवता एवं वैश्विक सोच से परिपूर्ण हो। कोविड काल की समस्याओं और नए दौर में तकनीक के बढ़ते उपयोग को व्यवस्थित बनाने की दिशा में नई शिक्षा नीति नए युग का सूत्रपात करेगी। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मॉडल शिक्षा को रोचक और लचीला बनाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शिक्षा में व्यापक विस्तार देगा। मुझे विश्वास है कि लेह से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और देश का हर छात्र शिक्षित मानव संसाधन के रूप में एक ताकत बनकर आत्मनिर्भर, सशक्त एवं शिक्षित भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आरक्षण की विसंगतियां। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार मिलना चाहिए। चूंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्यों के पास SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है, इसलिए अब इस मामले पर 7 सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को यह संविधान पीठ भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि राज्य सरकार चाहे तो SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण कर सकती हैं। राज्यों को यह अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब उन्हें आरक्षण प्रदान करने का हक है तो फिर उसका वर्गीकरण यानी उपवर्गीकरण करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण के उपवर्गीकरण का मतलब है आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करना। हरियाणा सरकार ने ऐसा ही किया था क्योंकि उसके निर्णय को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देकर रद्द कर दिया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग नई नहीं है, यह मांग SC/ST आरक्षण के संदर्भ में भी उठती रही है और अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC आरक्षण के मामले में भी। इस मांग का आधार यह है कि आमतौर पर आरक्षित तबकों की समर्थ जातियां आरक्षण का अधिकाधिक लाभ ले रही हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है कि नंबर 1 ब्रायन बंधुओं ने लिया टेनिस से संन्यास। टेनिस इतिहास में पुरुष डबल्स की सबसे सफल जोड़ी के तौर पर पहचाने जाने वाले ब्रायन बंधुओं बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने 22 साल के अपने पेशेवर कैरियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही वे 2007 में US डेविस कप जीतने वाले टीम का हिस्सा थे। वहीं माइक ब्रायन ने अपने भाई से अलग 2 और ग्रैंड स्लैम जीते थे। ये दोनों खिताब उन्होंने 2018 में जैक सॉक के साथ जीते थे और तब उनके भाई बॉब ब्रायन चोटिल होने की वजह से नहीं खेले थे। माइक ने कहा, हम दोनों को यह महसूस हो रहा कि यही सही समय है। इस उम्र में यह काफ़ी मुश्किल काम है कि हम बाहर जाएं और मुकाबला करें। हम खेल को प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों अपने शरीर को अब मुकाबलों के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज का यानी 28 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।